धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान नॉट प्रेजेंट। श्रीमान मदन राठौर। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आज आपने दिवालियापन और दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँ। उपसभापति महोदय, हमारे यहाँ दिवालिया या दिवालियापन को बहुत अच्छा नहीं मानते। ये मतलब किसी को यदि कह दिया जाए दिवालिया तो वो गाली समझता है और झगड़े पर उतर हो जाता है। हमारे यहाँ व्यवस्थित तरीके से काम लोग करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोई उद्यमी उद्योग लगाता है तो वो और पहले प्रपोजल बनाता है, अपनी खुद की पूंजी भी उसमें लगाता है, औरों से सहयोग भी लेता है और सहयोग लेकर के बैंक में प्रपोजल देकर के बैंक से सहायता भी प्राप्त करता है। वह जब उद्योग लगाता है और कई बार परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है तो उद्योगपति परेशान हो जाता है। यदि भागीदारों में कहीं फूट पड़ जाए तो भी उद्योगपति परेशान हो जाता है। मार्केट में प्रतिस्पर्धा होती है अधिक, तो उसके कारण से भी कई बार उद्योगपति परेशान हो जाता है। कच्चा माल की उपलब्धता में भी कमी आ जाए तब भी उद्योगपति परेशान हो जाता है। कई बार मजदूरों का विवाद या यूनियन के झगड़े के कारण से भी उद्योगपति परेशान हो जाता है और वो यूनिट सिक हो जाता है। लेकिन उस सिक यूनिट को फिर से रीशेड्यूल करने का ये प्रावधान इस बिल के अंदर है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और इसमें भी बहुत दिमाग लगाया गया है। 2016 की संहिता में कई कमियां थी, उन कमियों को दूर करके अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बदलाव करके पुनर्गठन ढांचे को तैयार किया। तो ये बहुत लाभप्रद है। ऋण प्रदाता की राशि भी सुरक्षित करना, उसकी भूमिका को बढ़ाना, संपत्ति का मूल्य मिले और विशेष रूप से समय कम कर। यदि और अधिक समय लग जाएगा तो उसकी वो जो मशीनरी है वो डेड हो जाएगी और उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी और उसको इसका उचित मूल्य मार्केट में मिलेगा नहीं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई। कई समूह दिवाला या सीमा पार दिवाला, इनकी समस्या का सरलीकरण भी किया गया है। न्यायालय के बाहर भी समाधान हो सके, बेहतर करना, इस प्रकार की भी इसमें व्यवस्था की गई। अनेक धाराओं में संशोधन किया गया है। धारा 3, 5, 7, 4, 9, 10, 12 ऐसे अनेक धाराओं में और संशोधन किया गया और इसके संशोधन के बाद जो कुछ भी परिवर्तन आया है वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा कि आउट ऑफ रिजोल्यूशन से समस्याओं का समाधान हुआ है। ग्रुप इंसॉल्वेंसी, एक ही ग्रुप की कई कंपनियां हैं, उसका भी संयुक्त समाधान करने का प्रावधान इसमें है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों का समाधान, उसका भी इसमें किया गया प्रावधान। क्लीन स्टेट प्रिंसिपल, नए खरीदार कोई भी होता है, पहले के जो कर्ज है वो उससे माफ करके और नए सिरे से इसका और व्यवस्था करना, ये भी इसमें प्रावधान है। और फ्रॉड रोकने के लिए और लुक बैंक पीरियड मजबूत करने का इसमें प्रावधान है। टाइम डिले जो होता है उसको कम करना, पारदर्शिता और जवाबदेही, डायरेक्शन, मनमानी को खत्म करना, न्यायपालिका और प्रोफेशनल की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। अब इसमें आर्थिक प्रभाव भी हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार हुआ है और इससे विदेशी निवेश भी आकर्षित हुआ है, वो भी यहाँ पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हुआ है, प्रेरित हुआ है। इसका भी हमें लाभ मिलेगा, देश के लिए भी ये लाभप्रद है। उद्योग और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आई संशोधन 2025 भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, बैंकिंग सुधार लाने और दिवालिया कंपनियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आईबीसी का महत्व, पहले डेब्टर यानी कर्ज लेने वाले मजबूत थे, क्रेडिटर यानी कर्ज देने वाले कमजोर थे। अब क्रेडिटर के पास कानून, रेगुलेटर और सुरक्षा भी है। इस संशोधन के प्रभाव से 8,000 से अधिक मामलों का समाधान हुआ है। रिजोल्यूशन रेशियो जो पहले 20% था उससे बढ़कर अब 91% हुआ है। लिक्विडेशन वैल्यू वो भी 170% रिकवरी हुई है। दिवालियापन कानून ने भारत के में ऋण वसूली प्रणाली को मजबूत किया है। और मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि बैंकिंग सुधार, जो ग्रॉस एनपीए पहले 11% था अभी 2.3% हुआ है। नेट एनपीए वो 0.6% हुआ है। सभी पीएसयू बैंक अब प्रॉफिट में है। मैं एक, जैसे हमारे राजीव शुक्ला जी ने भी कुछ कहा था और संजय सिंह जी ने भी बोला, मैं एक बताना चाहूंगा कि पहले क्या हुआ करता था। यूपीए सरकार के दौरान बैंक और आर्थिक मामलों से जुड़े कई घोटाले, विवादों की जांच की गई है। आईएनएक्स मीडिया, ये जो है 2007 में हुआ था, जिसमें अवैध रूप से आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश एफआईबीपी मंजूर करने में मदद की थी। इसमें हमारे उस समय के मंत्री का भी योगदान है, जिनको गिरफ्तार भी होना पड़ा और जेल में भी जाना पड़ा, उनके बेटे भी जेल में रहे। ये भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एयरसेल मैक्सिस सौदा, जिसमें 2006 में एयरसेल मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एफआईबीपी की मंजूरी देने में अनियमितता की गई थी और उसमें भी हमारे उस समय के मंत्री का बहुत बड़ा योगदान था और उसमें भी वो जमानत पर है। यही नहीं, बैंक से संबंधित मैं नाम भी बताना चाहूंगा
तो नाम भी बता दूं, लेकिन प्रावधान है। एयर इंडिया विमान खरीद मामला 70,000 करोड़ रुपए के विमानों की खरीद में अनियमितता के आरोप उस समय लगे थे जब यूपीए की सरकार। इंडियन बैंक घोटाला 1996 में मैं आपसे इसमें भी और 1,727 करोड़ रुपए धोखाधड़ी, एक नोट छापने वाली और वो कैसे प्रकार से पाकिस्तान से साझेदारी थी और मशीनों के लिए ब्रिटिश फर्म को अनुबंध किया था, और कैसे वो विमान वहां पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंड किया और किस प्रकार से, और वहां पर वो मशीन का पार्ट, मशीन का कॉपी करने को दिया, ये भी हम सबके सामने है, ये भी हमको समझने की जरूरत है। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगा। एक दिन की बात है जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री 11:35 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संसद मार्ग शाखा के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा के पास उसके केबिन में बैठे ग्राहक से बात कर रहे थे, तभी उनके फोन नंबर 4548 घंटी बजी और वहां से बोला कि प्रधानमंत्री के सचिव पीएन अक्सर आपसे बात करेंगे। और हाल ही में प्रकाशित एक किताब में भी है, द स्काई दैट लुक नेशन में प्रकाश यात्रा और रशीद खिदवई कहते हैं कि मल्होत्रा के दूसरी ओर से फोन आया, मैं प्रधानमंत्री का सचिव बोल रहा हूं, मुझे आपसे एक बहुत ही गुप्त मिशन के बारे में बात करनी। तो बात क्या थी कि एक गुप्त मिशन के लिए 60 लाख रुपए तुरंत उपलब्ध करवाए जाएं और वो शख्स मैं भेज रहा हूं उसको ये रुपया दे दिया जाए, इस प्रकार की बात हुई है। तो ये बात आप राजीव जी, आप खुद जवाबदार हैं, आपको भी ये बात देखना चाहिए था कि जब इस प्रकार की और आपके समय में हो रही थी, आप किस पर आरोप लगाने लगे हैं, ये बात हमको समझने की जरूरत है। यदि आप इस विषय को नहीं समझेंगे और केवल आरोप लगाना ये केवल काम करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है, इसको आप समझ करके बोलें तो ठीक रहेगा। केवल आरोप लगाना और कि आपके समय में ये हुआ था, आपके समय में ये था, हेयर कटिंग की बात करते हो, आपको सलाह भी माननीय उस सदस्य ने दी जो हेयर कटिंग भी नहीं करवाते, आप ये किसकी बात करते हो? आप इस बात को समझिए। आईबीसी 2025 में समूह दिवालिया प्रक्रिया, विदेश से जुड़े दिवालिया मामले, कर्जदाताओं द्वारा शुरू की जाने वाली दिवालिया प्रक्रिया जैसे बदलाव शामिल है। इससे मामलों में जल्दी निपटाने में मदद मिल सके। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCL और NLAT में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, कानूनी सुधारों से बदलाव लाने पर बोझ कम होगा। IBC संशोधन, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय दिवालियापन या दिवाला बोर्ड के सुझावों से कर्ज बस में समय कम लगेगा और बैंकों को ज्यादा पैसा वापस मिलेगा। रियल एस्टेट, निर्माण कंपनी, निर्माण क्षेत्र में भी अभी कई दिवालिया मामले चल रहे हैं। इस ऐसे कई मामले जो हमारे सामने हैं, हम उनके बारे में भी यदि चर्चा करेंगे तो मैं सोचता हूं कि इनको आग लगे और इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कृपया अपने गिरेबान में झांक करके दूसरे की ओर कहें तो ज्यादा ठीक है कि कहां दीवारों में जो बैठे हैं दूसरे पे पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर खुद को भी झेलना पड़ सकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के बस खाली जो है क्लेरिफाई रहमान का लिया घोटाला, हम ही बात प्रफुल्ल पटेल जी हमारे मित्र, आप उनके खिलाफ बोल रहे हो, जो आपके साथ हैं उनको आपने लिया, उनके सहयोग से सरकार चला रहे हो और प्रफुल्ल पटेल जी पे आरोप लगा रहे हो, हैं? तो आपको देखो ये जो वॉशिंग मशीन बात है कि आप धुलाई करके ले आए, तो आप प्रफुल्ल पटेल जी पर आरोप लगा रहे, इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। हमारे प्रफुल्ल पटेल जी मित्र, उन पर आरोप नहीं लगा।